Assalamu alaikum student. I hope you are doing well after studying about dipole forcing. Now I am going to talk about induced dipole forces. अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा है कि डाइपोल फोर्सेस में एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है, जिससे जो फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती है उन्हें हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। जैसे HCl के केस में आपने देखा था। अब है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस इससे हमें ये एक्सप्रेस हमें क्या कर रहा है कि एक डाइपोल मॉलिक्यूल दूसरे नॉन डाइपोल मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस करता है। बेसिकली इंड्यूस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर डेवलपमेंट करना, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, यानी उसको इंसिस्ट या फोर्स करके उसके अंदर कुछ चीज़ यानी कि फोर्स उसके अंदर क्रिएट करना। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस डेवलप होती है उन्हें हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। वो कैसे, आप देखिए, अगर हम सपोज अगर एक हम पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं। अब एक पोलर मॉलिक्यूल के बारे में आपको कॉन्सेप्ट है कि इसका एक नेगेटिव एंड होता है और एक पॉजिटिव एंड होता है, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, अब ये पोलर मॉलिक्यूल यानी कि ये एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है। जब ये किसी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि जिसमें क्या है उसके यानी पोलैरिटी नहीं है, उसके अंदर उसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एंड नहीं है, जब वो इसके करीब जाता है तो बेसिकली इसका जो पॉजिटिव एंड होता है पोलर मॉलिक्यूल का, वो उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मौजूद जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करता है। अब वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन वी नो डैट कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द शेल्स में होते हैं, इन ऑर्बिट्स में होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम। तो जब ये पॉजिटिव, जाहिर बात है, जो क्या होते हैं, दो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव एंड ऑफ दैट पोलर मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन से मुराद है कि ये इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस इन द शेल्स, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रही हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये सर्कुलेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन को जैसे वो अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन करने से तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल था ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। तो अब इसमें पोलैरिटी किस तरह से डेवलप हो जाती है कि जब देखें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करता है तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, यानी इसके एक साइड्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो ग्रेटर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे साइड के, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो चार डेंसिटी जिसे हम कहें वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे इस साइड पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इस साइड पे जो यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि दूसरे साइड पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी कि ये भी सेम इसी तरह से बन जाएगा, इसके पे भी यानी कि पॉजिटिव एंड आ जाएगा और इसका भी एक नेगेटिव एंड आ जाएगा। यानी कि सो वी कैन से डैट कि एक पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या बना दिया, एक पोलर मॉलिक्यूल्स बना दिए। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस डेवलप होती है, इन दिस वे पोलैरिटी इज इंड्यूस इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड बोथ मॉलिक्यूल्स बिकम द डाइपोल्स। तो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या जिसे हम डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। तो इस वजह से हम यानी कि ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसके अंदर इसने क्या किया है, इसको भी अपने ऐसा यानी कि पोलैरिटी इसके अंदर क्रिएट हो गई है। तो डैट इज़ कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। वो कौन सी होती है, तो बेसिकली आप ये देखते हैं कि हमने जो डाइपोल का पढ़ा है कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ा है कि एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, जिससे वो उसको भी पोलर बना देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स में होती हैं जो कि वो किसी हद तक इनर्ट होती हैं, यानी किसी के साथ वो बॉन्डिंग नहीं बनाते। जैसे कि आप नोबल गैसेस को देख लें तो नोबल गैसेस में क्या होता है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, किस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन अगर इनके खुद के भी तो मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं, इनके खुद के मॉलिक्यूल भी यानी कि वजूद में आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हीलियम का मॉलिक्यूल है, नियॉन का मॉलिक्यूल है, आर्गॉन का है। तो वो किस तरह से आते हैं, उनमें कौन कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं
तो बेसिकली जैसे अब हीलियम गैस है, अब हीलियम गैस आप देखते होंगे कि गुब्बारों में भरी जाती है, और नियॉन और आर्गॉन के बारे में आपने पढ़ा था कि हमारे फ्लोरेसेंस बल्ब्स वगैरह में प्लाज्मा स्टेट को यानी करने के लिए, डेवलप करने के लिए नियॉन और आर्गॉन गैसेस इस्तेमाल की जाती है। तो इनके मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्सेस पाई जाती है? बट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बेसिकली ये नॉन पोलर हो गया ना, उनमें जो फोर्सेस डेवलप होती है वो एक कंडीशन के तहत होती है, यानी कि इनके अंदर फॉर इंस्टेंट कुछ लम्हे के लिए, या मोमेंटरी फोर्सेस यानी कुछ लम्हे के लिए एक ऐसी फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, ऐसी फोर्सेस इस्टेब्लिश हो जाती है जिससे नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे वो जो फोर्सेस जो डेवलप होंगी उन्हें हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। लंदन डिस्पर्शन इसलिए कहते हैं, एक जर्मन एक फिजिस्ट था जो कि फ्रिट्ज लंदन, इसने 1930 में हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था, और उसने हमें एक्सप्लेन किया था कि जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस जो होंगी ना वो किस तरह से होती हैं। तो बेसिकली इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं ये वेरी वीक होती हैं, यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वेरी वीक है एज कम्पेयर टू द डाइपोल या डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस के। अब आपको एग्जांपल, आपको डेमो के तौर पर हमने एक समझाया गया आपको कि हीलियम गैस है, सपोज के अब हीलियम गैस है, वही नो डैट इज़ अ इनर्ट गैस है, लेकिन अब हीलियम का हमने क्या बनाना है, एक मॉलिक्यूल्स बनाना है। तो हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो किस तरह से डेवलप होती हैं? तो बेसिकली आप देखिए, हीलियम के एक एटम लेते हैं, अब हीलियम के एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और जब दूसरे एटम्स को हीलियम का उसी एटम के करीब लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। अब देखिए, सपोज ये एक हीलियम का एटम है और इसके आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और दूसरा हीलियम का एटम है। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अभी बताया है ना कि जो लाइक चार्जेस होंगे एक जैसे, सिमिलर चार्जिंग या रिसेंबलेंस चार्जिंग एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं, यानी एक दूसरे को परे धकेलती हैं। तो जब ये हीलियम का ये एटम इस एटम के करीब जाता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ द वन एटम कम क्लोज टू द इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम ऑफ द हीलियम, देन दे पुश्ड अवे फ्रॉम द ईच अदर। आप जब पुश्ड आउट करेंगे एक दूसरे को तो हम ये देखते हैं कि फॉर द इंस्टेंट टाइम, कुछ लम्हे के लिए या टेम्पररी तौर पर, परमानेंट नहीं है, ये आप अपने माइंड में रखेंगे, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट फोर्सेस, टेम्पररी डाइपोल क्रिएट हो जाता है इन दी एटम। तो डाइपोल किस तरह से क्रिएट होगा? जब एक रिपल्शन क्रिएट हो जाती है तो एक एटम के इस साइड पे इलेक्ट्रॉन पुश आउट होकर दूसरी साइड की तरफ चले जाते हैं, यानी कि वहाँ पर एटम की डेंसिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ना, वो इस साइड पे ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इस साइड के जो कि इसके करीब है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको पुश करें, जब उसको धकेलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगी, जिससे हीलियम के इस एटम के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, यानी यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे बेसिकली वो क्या बन जाएगा, उसकी जो शेप होगी उसके अंदर भी डिस्टॉर्शन आ जाएगी, यानी वो पोलराइज्ड हो जाएगी, यानी अपने पोलर्स में, अपने पोल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो अपने पोल्स में किस तरह से कन्वर्ट होगी, वो बेसिकली इस तरह से, यानी कि वो डिस्टॉर्शन हो जाएगी उसकी शेप में भी, यानी उसमें बिगाड़ आ जाएगा, उसमें यानी फ्लक्चुएशंस आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एटम के इस साइड पे पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस साइड पे प्लस यानी कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा हीलियम एटम के, जब ये दोनों एटम एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो फॉर कुछ लम्हे के लिए हम ये देखते हैं कि द रिजल्ट इन डैट एट एनी मोमेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम इज़ नो मोर सिमेट्रिकल। तो कुछ लम्हे के लिए इस एटम्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो सिमेट्रिकल नहीं होती। सिमेट्रिकल से मुराद आपने पढ़ा होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेसिकली सिमेट्री ये होता है कि अगर हम किसी भी एक मॉलिक्यूल को या भी किसी भी एक एटम को अगर हम उसको यानी कि उसके दो हिस्से करती हैं तो एक पार्ट जो होगा ना वो मिरर इमेज होगा टू द अदर पार्ट ऑफ डैट एटम या डैट सब्सटेंसेस, वट एवर कुछ चीज़ भी है उसे हम सिमेट्री कहते हैं। यानी एक हिस्सा, अगर किसी चीज़ का दो हिस्से करते हैं और एक हिस्सा जो होगा ना वो मिरर इमेज होगा दूसरे हिस्से के, यानी जिससे क्या होगा, अगर उसमें अगर हम एक सेंटर में अगर हम प्लेन यानी कि एक मिरर रख दें तो उसका इमेज जो मिरर में बनेगा जिससे हमें ऐसा लगेगा कि पूरा वो एक स्ट्रक्चर यानी कि उसकी पूरी की पूरी शेप आ जाएगी, तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। तो लेकिन अब ये इस केसेस में क्या हो गया, इस केसेस में डिस्टॉर्शन हो गई है, फ्लक्चुएशंस आ गई है, उसकी शेप तब्दील हो गई है, जिससे अगर हम इसके क्या होंगे, ये दोनों पार्ट इस
एक एटम के, ये इनमें क्या है, इनमें सिमेट्री अब नहीं रहेगी कुछ लम्हे के लिए, जिससे क्या होगा, इट हैज़ मोर नेगेटिव चार्ज ऑन दिस वन साइड एंड दी अदर साइड। तो एक साइड पे इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरी साइड पे। तो फॉर एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस लम्हे के अंदर क्या होता है कि हीलियम एटम बिकम्स अ डाइपोल। सो वी कैन से डैट उस ख़ास लम्हे के अंदर, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक टेम्पररी तौर पर हीलियम का जो एटम है वो क्या बन गया है, डाइपोल बन गया है, जिसे अब हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो ठीक है ना। अब इस कंडीशंस के अंदर यानी फॉर अ टेम्पररी या शॉर्ट टर्म पीरियड के तौर पर हम इस हीलियम के एटम जिसके अंदर जो पोलराइज्ड हो गया, पोलैरिटी डेवलप हो गया, हम इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ये। अब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या करेगा, देन वो क्या करेगा, अब ये डिस्टर्ब करेगा या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट करेगा ऑफ द अदर नियर बाय एटम को। यानी इसी तरह का जब इंस्टेंटेनियस डाइपोल जब किसी भी दूसरे हीलियम एटम के करीब जाता है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो वो क्या करता है, वो यही इंस्टेंटेनियस डाइपोल दूसरे हीलियम के एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा, उसको पोलराइज करेगा जो उसके करीब इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उससे, जिससे क्या होगा कि वो भी जो हीलियम का एटम होगा उसके अंदर भी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, यानी पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, जिससे हम कहेंगे कि ये है डाइपोल यानी इंड्यूस डाइपोल एटम। ठीक है। अब इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे इंड्यूस डाइपोल कह रहे हैं। अब हमने इसको इंड्यूस डाइपोल कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से इस हीलियम एटम के अंदर पोलैरिटी क्रिएट होगी, उसने इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब किया है, जिससे इसके ऊपर क्या हो गया, इसके अंदर भी पोलैरिटी डेवलप हो गई है, यानी अब हम इसे कहेंगे कि ये इंड्यूस डाइपोल है। अब इंड्यूस डाइपोल, अब यानी कि जाहिर बात है ये भी इसी की तरह से हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर शेप की, इसकी भी जो शेप होगी ना वो भी डिस्टॉर्शन हो जाएगी इसकी शेप। ठीक है ना। इसके भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जो इसने डिस्टर्ब कर दिया, इसने इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जब डिस्टर्ब किया है, जिसके नतीजे में ये शेप फिर इसकी भी उसी तरह से हो गई है, जिसके ऊपर क्या आता है, पार्शली यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे और पार्शली नेगेटिव चार्ज एक साइड पे, जिससे क्या होगा, इसके पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। अब ये अट्रैक्शन के नतीजे में एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और एक इंड्यूस डाइपोल के दरमियान जो फोर्सेस या अट्रैक्शन जो पैदा हुई है, क्रिएट हुई है, वो कुछ लम्हे के लिए मोमेंटरी है। सो वी कैन से डैट द मोमेंटरी फोर्सेस, यानी ये मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्लियर है। तो अब देखिए, अब इसका नाम इसी वजह से रखा गया। तो ये बेसिकली ये जो फोर्सेस पाई जाती हैं वेरी वीक फोर्सेस होती हैं और इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड अट्रैक्शंस होती हैं, यानी कुछ लम्हे के लिए होती हैं। बिकॉज क्योंकि ये जो फोर्सेस जो डेवलप होती हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी शेल्स में वो तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूविंग कर रहे होते हैं, तो उनकी कोई फिक्स पोजीशंस भी नहीं होती हैं। एंड यू नो डैट, आपको पता होगा कि एटम जो है उसकी वेव नेचर होती है एज वेल एज पार्टिकल नेचर होती है। तो उसके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन काजेज अ डाइपोल टू द वैनिश एज क्विकली एज दे आर फॉर्म्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन की इस मोशन की वजह से जिस तरह से ये जो बॉन्ड क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होता है, उसी तरह से क्विकली तौर पर वो ख़त्म भी हो जाती है। तो एनी हाउ द मोमेंट लेटर बाद में हम ये देखते हैं कि डाइपोल विल पेयर होता है इन द डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड अगेन वीक अट्रैक्शंस आर द डेवलप। सो द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, वेदर पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, बट they are very significant in the non-polar molecule like a chlorine and hydrogen molecule and the noble gases like a helium, neon, argon, krypton and xenon एंड रेडोन। ठीक है। यानी मोस्टली तौर पर हम ये देखते हैं कि ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में, क्लोरीन के, और इनमें यानी ये क्लोरीन जो है ना वो तो बेसिकली किस ग्रुप से बिलोंग करती है, ये हैलोजन से करती है, और बाकी जो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन ये नोबल गैसेस है, तो इनके अंदर ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है डैट इफेक्टिंग करते हैं लंडन फोर्सेस को, यानी कि ये जो हमारे डिस्पर्शन फोर्सेस है किस यानी कि किन किन चीज़ों की वजह से ये ज़ेर असर आती है, यानी कि इसके ऊपर असर हो सकता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है। तो बेसिकली वी नो डैट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है ना ये वेरी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू डाइपोल
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की। तो बेसिक इनकी जो स्ट्रेंथ होती है फोर्सेस की वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साइज़ के ऊपर, यानी साइज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के उसके ऊपर डिपेंड अपॉन करती है। तो द साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज लार्जर, दैट डिस्पर्शन बिकम ईजी एंड दिस फोर्सेस बिकम मोर प्रोमिनेंट। तो डेफिनेटली का साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होता है वो भी बढ़ता जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बढ़ने से जो फोर्सेस रहते हैं वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट या स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं। तो एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं कि वो मोनोटॉमिक गैसेस यानी कि दे डोंट मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद द अदर एटम बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल आर कंप्लीट। वही बात है जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 8वां ग्रुप जो हमारा हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन है, ये इनर्ट गैसेस होती हैं, दे डोंट मेक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाती। तो क्या होता है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इनका कंप्लीट होता है। देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 है, 9 में से तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना, दूसरे शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, जबकि नियोन का कितना है 10 है, तो 10 में से पहले में तो 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तो उसको क्या ज़रूरत है बॉन्ड बनाने की। सो देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम द हीलियम टू रेडॉन। तो फिर हम ये देखते हैं कि इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स है इन द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप करते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो बढ़ता चला जाता है। वो किस तरह से बढ़ता चला जाता है वो भी, यानी क्योंकि इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। तो हम ये हमें पता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीजेज होता है डाउन द ग्रुप, और आउटर मोस्ट जो शेल्स होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मूव करते हैं अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर, क्योंकि साइज़ के बड़े जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का जो साइज़ होता है वो बढ़ रहा होता है, जिससे क्या होता है कि नए नए शेल इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो इंट्रैक्शन होती है, अब देखिए हीलियम का अगर एक ही पीरियड है, ठीक है ना, और नियोन के कितने हो जाएंगे, एक ही शेल है और इसके नियोन के 2 शेल हो जाएंगे, आर्गॉन के 3 शेल हो जाएंगे, और क्रिप्टॉन के यानी कि इसी तरह से क्या होते हैं इनके साइज़ बढ़ता चला जाता है। अब देखिए जैसे जैसे न्यू शेल्स इंट्रोड्यूस होते जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो साइज़ के बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के ऊपर, जो कशिश है, वो डेफिनेटली कम होती चली जाती है, साइज़ जो बढ़ रहा है। तो जिससे क्या होता है द डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स बिकम्स द मोर एंड मोर ईजी, सो द पोलराइजेबिलिटी ऑफ दिस एटम गोज ऑन इंक्रीजेज, जिससे क्या होता है कि इनकी पोलराइजेबिलिटी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाती है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो डिस्टॉर्शन जो डिस्पर्शन क्रिएट होता है वो भी अमल बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता चला जाता है। अब हीलियम का साइज़ स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू नियोन के, फिर नियोन का साइज़ जो है ना वो यानी कि बड़ा है हीलियम से, फिर आर्गॉन का भी बड़ा है नियोन से, क्रिप्टॉन का बड़ा है आर्गॉन से, ये सबसे बड़ा यानी रेडॉन का है। यानी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप जाते हैं, साइज़ के बढ़ने से इनके अंदर क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टॉर्शन बढ़ती चली जाती है, यानी पोलराइजेबिलिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। वो क्यों बढ़ती चली जाती है, जैसे अभी मैं आपको बताया है कि साइज़ के बढ़ने से नए नए शेल्स बढ़ते चले जाएंगे नीचे की तरफ, तो जिससे क्या होगा आखिरी जो शेल्स हैं यानी में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो कशिश होगी, अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की जो पड़ रही है इसके ऊपर, वो कम होती चली जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा फासले के ऊपर आ रहे हैं। तो पोलराइजेबिलिटी बेसिकली ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स होती है, यानी कि ऐसी मिकदारी पैमाइश होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की डिस्टॉर्शन कितनी हुई है। डिस्टॉर्शन से मुराद है कि बिगाड़ कितना हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किस हद तक इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, यानी ज़ेर असर हुआ है, इफेक्टेड हुआ है, हमें ये बताती है पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू। सो वी कैन से डैट कि स्पीशीज़ चाहे वट एवर वो एटम हो, वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एक आयन हो, जब वो पोलराइज्ड होता है तो इसका मतलब ये है कि टेम्पररी पोल्स उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपकी हीलियम के भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से बताया। तो दिस इज़ पॉसिबल इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स क्या होते हैं, बी डिस्टर्ब्ड होते हैं या डिस्टॉर्टेड होते हैं। तो दिस इंक्रीज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स क्रिएट्स द स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हैंस बॉइलिंग पॉइंट्स आर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो वही बात आ गई है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं साइज़ बढ़ता चला जाता है, साइज़ के बढ़ने से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का डिस्टॉर्शन है वो बढ़ता चला जाता है। जब डिस्टॉर्शन बढ़ता चला जाएगा तो उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जब पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो हम ये देखते हैं कि वो आयन जो है ना वो काफ़ी हद तक डिस्टॉर्टेड हो गया है, यानी वो बिगड़ गई है, उसकी शेप बिगड़ गई है, वो इलेक्ट्रॉनिक
क्लाउड उसका बिगड़ गया है, यानी उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर टेम्पररी तौर पर पोल्स क्रिएट हो गए हैं। तो पोल्स के क्रिएट होने से, यानी ज़्यादा क्रिएट होने से फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो सो भी हम कहेंगे कि जो इंक्रीज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि एक हीलियम के मॉलिक्यूल्स के लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम होंगी एज़ कम्पेयर टू जिनॉन के या क्रिप्टॉन के, यानी क्रिप्टॉन के लंडन डिस्पर्शन की फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू नियॉन के। क्यों? क्योंकि क्रिप्टॉन का साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होने से इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने से मुराद ये है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है? क्यों? क्योंकि इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पर है, जिससे उस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश इतनी नहीं आ रही कि उसको वो कंट्रोल करे, जिससे क्या होगा, उसके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल इतना ना होने की वजह से कोई दूसरा एटम आकर उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता है, उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है, जिससे वो एटम जो क्या हो जाएगा, पोलराइज बन जाता है, उसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो जितना ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट होती जाएगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। So we can say that when we move from top to bottom in the group, especially the noble gases helium, neon, argon, krypton, xenon, with the increases of the atomic size, the value of polarizability increases, the temporary dipole या polarity increases, so that forces become very strong। और forces strong जहाँ पर ज़्यादा होंगी, ये बात याद रखिए, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जिनकी फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, ज़ाहिरी बात है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तो डिपेंड अपॉन करता है हमारी फोर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर। इसलिए से हम देखेंगे हीलियम का जो उन्होंने दिया हुआ है आपको बॉइलिंग पॉइंट -268 है और नियॉन का -248 है, फिर इस तरह से -85 है। तो क्या हो रहा है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, ठीक है। माइनस को साइन को आप ये मत देखेंगे इनके फिगर कम हो रहे हैं, 185 और 245 तो ये ज़्यादा है, ये तो कम है। ये साथ में क्या लिखा हुआ है, साइन कौन सा है, नेगेटिव है। नेगेटिविटी इनको क्या कर रही है, इनकी वैल्यू को, बेशक वो फिगर बड़ा हो लेकिन नेगेटिव साइन साथ अटैच होने से उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। सो बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इन द नोबल गैसेस इंक्रीजेज होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वैसे देखा जाए तो अगर हम नॉर्मली अल्कली ग्रुप देखते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप देखते हैं तो उनके डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फिर अट्रैक्शन जो कम हो रही होती है। लेकिन इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एक ख़ास फोर्सेस, टेम्पररी फोर्सेस के डेवलप होने से इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट यही वजह है कि बढ़ रहे हैं। तो फिर अब आपको थोड़ा सा ना के हवाला दिया है कि हैलोजेंस जो है ना वो नॉन पोलर डाइटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स, जैसा कि देयर बिग डिफरेंस है उनकी फिजिकल स्टेट, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर देखते हैं कि फ्लोरीन जो है ना वो गैस हो जाती है, एक गैस है एंड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -188 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आयोडीन जो है ना वो यानी कि रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन तो गैस है लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर जो आयोडीन है वो सॉलिड है और क्लोरीन क्या होती है, वो लिक्विड हो जाती है। सो द बॉइलिंग पॉइंट भी इनके अपने अपने डिफरेंस है। यानी कि पोलराइजेबिलिटी जो है ना आयोडीन की, बिकॉज की मालिक्यूल की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन के, तो आयोडीन की जो पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन के, जिसकी वजह से इनकी जो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो भी मुख्तलिफ एग्जिबिट कर रही हैं। इसकी स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड बन जाता है आयोडीन, जबकि फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस है। क्योंकि इनकी फोर्सेस ज़्यादा है, तो फोर्सेस ज़्यादा है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट होने के इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा है, जो कि कितना है, +184 है। ये तो मेन फैक्टर था, यानी कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का, कि किसके ऊपर डिपेंड अपॉन करती है, तो हम उसके ऊपर करती है साइजेस के ऊपर, किसके, एटम और मॉलिक्यूल्स के साइजेस के ऊपर। साइजेस अगर बढ़ते जाएंगे तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। फिर दूसरा फैक्टर है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को जो इफेक्ट करता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ द एटम्स
कि वो कितने हैं। सपोज़ आप देखें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, पेंटेन, तो जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाते हैं यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन के ज़रिए से इनमें कैटिनेशंस होती है, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक लार्ज मालिक्यूल बना देते हैं, ह्यूज मालिक्यूल बना देते हैं, यानी बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती चली जाती है तो उनका जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी, तो हम ये देखते हैं कि वो भी ज़्यादा बिकम स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। तो जिससे क्या होगा, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी ग्रेटर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ये क्योंकि कार्बन की जो कैटिनेशन से जो चेन की लेंथ है ना वो बढ़ रही है, तो लेंथ के बढ़ने से जो फोर्सेस होंगी उन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस देन बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। सो रीज़न इज दैट longer molecule have more places along the length where they can attract it to the other molecule. It is very interesting to know that within increasing the molecular mass of these hydrocarbon, they change from gaseous to liquid and then finally become a solids। यानी कि वो कहते हैं कि जिस तरह से इनके मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ते चले जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये मैटर की डिफरेंट स्टेट को एग्जिबिट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर पहले वो गैसेस स्टेट में है तो लिक्विड में, देन अगर मज़ीद बढ़ा दिए जाएँ देन वो सॉलिड स्टेट को में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, फिर इसी तरह से जब इनके साइज़ बढ़ते चले जाएंगे, मास बढ़ते चले जाएंगे, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस दैन बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, और उस जब स्ट्रॉन्ग होगी तो उस फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जो हमारे पास हीट होगी या टेम्परेचर होगा वो भी ज़्यादा लगेगा, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी विल बी ग्रेटर होगा। सपोज जैसे मीथेन है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -64 है, जबकि इथेन का क्या है -88। फिर इस तरह प्रोपेन है, जैसे अब देखिए कार्बन की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मीथेन में कार्बन की तादाद 1 होती है, इथेन में कार्बन की तादाद 2 होती है, प्रोपेन में 3 होती है, ब्यूटेन में 4 होती है। तो जैसे जैसे इनकी कार्बन की तादाद यानी एटम की तादाद बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे फोर्सेस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है इनकी कार्बन के दरमियान, जिससे उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है और उनकी जो स्टेट्स है वो भी चेंज होती चली जा रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जा रहा है और उनकी जो स्टेट्स हैं वो भी यानी कि कन्वर्ट होते जा रही हैं दूसरी स्टेट में, जैसे जैसे कार्बन की कैटिनेशन से उनके साइज़ बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। तो वो गैसेस स्टेट से ये देखते हैं कि पेंटेन भी, जैसे कि अब ब्यूटेन में 4 कार्बन है, 5 करने से पेंटेन बनने से, जैसे पेंटेन बनेगा कि वो फिर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। फिर हेक्सेन भी लिक्विड में, डिकेन भी लिक्विड में, लेकिन आइसोडिकेन होगा वो फिर सॉलिड स्टेट में बन जाएगा। यानी इससे आपको समझ आ रही होगी कि जैसे जैसे एटम की तादाद बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे स्टेट भी चेंज होती चली जा रही है और उनके बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होते चले जा रहे हैं। क्यों? इनके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है ना वेरी स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। इसी वजह से भी तो आयोडीन के लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, जबकि फ्लोरीन के लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होने की वजह से गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर थे डैट इफ़ेक्ट करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को, और ये फोर्सेस ज़्यादा तौर पर वेरी सिग्निफिकेंट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी मोस्टली तौर पर ये हैलोजेंस और नोबल गैसेस में पाई जाती हैं। तो ये टेम्पररी फोर्सेस होते हैं। ओके स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ें, समझें, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टीचर की जो परफॉर्मेंस है या उसका जो इफ़ेक्टिव लेक्चर है वो ज़ीरो है जब तक स्टूडेंट उसके साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। बिकॉज पढ़ना आपने है, समझना आपने है। एग्ज़ाम सिर्फ अपने एग्ज़ाम भी आपने देने हैं, बल्कि पूरी लाइफ में किसी भी फील्ड के अंदर भी आप चले जाएंगे ना, तो आपका ये जो नॉलेज होगा यही आपका साथ देगा। बस आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। तो टीचर का काम तो एज ए बीइंग टीचर वही ऑलवेज विलिंग टू टीच इन एवरी सिचुएशन। आप देखिए पेंडेमिक कंडीशंस के अंदर भी हम आपको जिस तरह से एज अ पॉसिबल हो सकता है हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, और आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। और आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे ना, तो नो बॉडी कैन चेंज योर माइंड। कोई भी आपका थॉट, आपकी वे ऑफ थिंकिंग, लाइफ बिहेवियर कोई भी चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान रखे। अल्लाह हाफिज़।